नहीं, मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि ओवैसी हैदराबाद में नारे क्यों लगा रहे हैं, गजा में जाके बम चलाए। हैदराबाद में कूदने से क्या होगा? ओवैसी अगर सच्चा है अपने नारे को लेकर, अपनी बात को लेकर, तो बन जा मुजाहिद, जा भाई, कूद जा तू भी जलती लंका में। ये तो तुम यहाँ लोगों को बेवकूफ बना रहे हो, यहाँ ये चलने वाला नहीं है। अपने 5 बंदे इकट्ठे करके उधर तू फिलिस्तीन फिलिस्तीन फिलिस्तीन, तो फिलिस्तीन तो खत्म। उसकी एक्सपायरी डेट उसी दिन पक्की हो गई थी जिस दिन इजराइल पे हमला हुआ था। फिलिस्तीन की नहीं, लेकिन उसके आतंकवादियों की तो निश्चित हो गई थी। मैं ये कहना चाहता हूं यहां बैठे सभी लोगों से, जो इजराइल में हुआ क्या भारत में नहीं हुआ? भारत ने नहीं देखा वैसा हमला? कसाब आया था, क्या था वो दिन? मुंबई में कोई होटल में बैठा है, कोई रेस्टोरेंट में बैठा है, कोई स्टेशन पे है, वो सबको मार रहे हैं, आंख मूंद के मार रहे। एग्जैक्टली वही हमला था जो हमास ने इजराइल में किया, वही भारत में हुआ। कोई यहां पे बैठ के अगर हमास के या फिलिस्तीन के साथ खड़ा हो रहा है ना, वो हमास या फिलिस्तीन के साथ खड़ा नहीं हो रहा, वो तुम्हें मारने और काटने वालों के साथ खड़ा हो रहा है। और ये बता रहा है कि जिस दिन तुम्हें मारा जाएगा उस दिन वो कहां खड़े होंगे। कोई गलतफहमी ना हो इस बात की, चाहे वो ओवैसी हो, चाहे वो कांग्रेस हो। कांग्रेस, ये जेएनयू के अंदर इन्होंने नारे लगाए हमास के समर्थन में, एएमयू में मार्च निकाला गया। मैं पूछता हूं, जिस दिन संसद पे हमला हुआ एएमयू ने मार्च निकाला था क्या? जिस दिन दिल्ली में बम ब्लास्ट हुए एएमयू में मार्च निकला था क्या? जेएनयू में मार्च निकला था क्या? कांग्रेस पार्टी ने कुर्ते फाड़े थे क्या? यानी देश के अंदर आतंकवादी हमले हुए तो इन्होंने कोई मार्च नहीं निकाला, किसी ने जेएनयू में, किसी ने एएमयू में, कोई वामपंथी, कोई कम्युनिस्ट नहीं निकला। लेकिन वो गजा में, वो फिलिस्तीन में आता इजराइल बदला ले रहा है तो तुम्हारे कुर्ते फट रहे हैं। किसके सगे हो, किसके सगे हो, किसके साथ खड़े हो? लेकिन ऐसा नहीं है कि देश इस चीज को देख नहीं रहा, देश इस चीज को देख भी रहा है और देश इस चीज को समझ भी रहा है। इजराइल और हमास की जो लड़ाई है वो आज की लड़ाई नहीं है, और वो 2 देशों की लड़ाई नहीं है, वो सभ्यता की लड़ाई है, वो मानवता की और राक्षसों के बीच की लड़ाई है। और भारत पहले भी मानवता के साथ खड़ा था और आगे भी मानवता के साथ खड़ा होगा। मंदिर भव्य सजाएंगे और तारीख भी बताएंगे। बता भी दी के मन में अगर शक हो, किसी के मन में अगर शक हो यूसीसी को लेकर, तो उसको थोड़ा सा मुड़ के देख लेना चाहिए, क्योंकि इस वक्त इस देश की गद्दी पे वो व्यक्ति बैठा हुआ है जिसने जो कहा वो करके दिखाया है। ये है बच्चा बचाओ, कि मुलायम का बच्चा बचाओ, लालू का बच्चा बचाओ, पवार का बच्चा बचाओ, ठाकरे का बच्चा बचाओ, अब्दुल्ला का बच्चा बचाओ, मुफ्ती मोहम्मद सईद का बच्चा बचाओ और सोनिया का बच्चा बचाओ। इसके अलावा इनकी कोई राजनीति नहीं। आपका देश का अकेला ऐसा राजनीतिक दल जिसका विधायक जेल में, मंत्री जेल में, सांसद जेल में और मुख्यमंत्री का RAC 1। अभी जब 1962 में चाइना के साथ हमारा युद्ध हुआ, उस समय इंडियन आर्मी की तैयारी ही नहीं थी। इंडियन आर्मी की लीडरशिप, इंडियन आर्मी के उस समय के जनरल इस प्रकार के लोग लगा दिए गए जो रिश्तेदारी में थे, जिनको कोई एक्सपीरियंस ही नहीं था फाइटिंग इन माउंटेन्स और उस तरह की युद्ध का। उस समय हमारा जो इक्विपमेंट, हमारा कपड़ा लत्ता, जैकेट्स, वार्म क्लोथिंग थे ही नहीं। प्लेन्स में से उठा के हमारी फौजियों को वहाँ हाई एल्टीट्यूड में भेज दिया, वलोंग से लेकर चसूल तक। आप सभी का, चूंकि राष्ट्र की आवाज वो आवाज है जिसमें हर नागरिक की आवाज होती है, तो इस खास सेशन को, ये जो सेशन है ये आप सबके नाम है, तो तालियों की गड़गड़ाहट के साथ अगर इसे हम शुरू करें तो आपकी आवाज ये आवाज है जो बुलंद होने जा रही है। तालियों मुझे लगता है कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए, गर्मजोशी में कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बात जब राष्ट्र की हो तो रग रग में रक्त दौड़े और रोंगटे खड़े हो, वो आगाज होना चाहिए, वो उत्साह होना चाहिए। अनामिका और श्वेता, ये बात हम लगातार इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि राष्ट्र सर्वोपरि सम्मेलन है ये, और रिपब्लिक भारत के लिए राष्ट्र सर्वोपरि हमेशा से रहा है। हम चाहे खबरें दिखाते हो उसमें भी राष्ट्र सर्वोपरि रहता है। जहां राष्ट्र की बात होती है वहां रिपब्लिक भारत होता है। इसीलिए आज राष्ट्र की आवाज के लिए ये पैनल हमारे साथ है जिनसे हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। पहला सवाल कपिल जी आपसे, बड़े ट्वीट आपके हमने देखे हैं सोशल मीडिया पर। अभी कल ही आपने एक ट्वीट किया राम मंदिर को लेकर, भगवान राम का मंदिर तैयार होने वाला है लगभग, और 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होगी। प्रधानमंत्री को उसके लिए आमंत्रित किया गया, उसको लेकर आपने ट्वीट किया है और कुछ पंक्तियां भी लिखी हैं उसमें, जरा बताइएगा क्या है वो। बहुत बहुत आभार, और सबसे पहले इस सदन में बैठे सभी लोगों को बधाई। तारीख
पक्की हो चुकी है। मंदिर भव्य सजाएंगे और तारीख भी बताएंगे। बता भी दी। तो डेफिनेटली शायद 500 साल का इंतजार विश्व की बहुत कमी सभ्यताओं ने किया होगा। 500 साल का संघर्ष और उसकी ऐसी सुखद परिणति 22 जनवरी 2024 12:30 बजे, जिनको अभी भी तारीख पूछनी बची हो वो इस तारीख को नोट कर ले, क्योंकि ये तारीख नए भारत की तारीख है, ये तारीख नए हिंदुस्तान की तारीख है। अब आप डेट के साथ तारीख भी नोट कर आए हैं, मतलब वो ट्विटर पे आपने बता भी दिया है, डेट भी बता दी है और तारीख समय टाइम भी भी बता बता दिया है रहे कि हैं, समय क्या है, डेट भी और टाइम समय बता दिया है। हाँ। कपिल मिश्रा जी, मैं आप चूंकि तारीख का ही जिक्र कर रहे हैं, तो मैं पिछले दिनों आपने यूसीसी को लेकर एक तारीख बताई है, मैं जरा उस पर आपसे सवाल करना चाहती हूँ। आप पूछिए, मेरे को तो लगता है अच्छा है अब लोग कुछ 2-4 तारीखें और पूछने लगे हैं देश में, क्योंकि उसकी तारीख भी आपने बताई है अपने उस वाक्यों के जरिए, तो इसको लेकर जरा जो क्लैरिटी है वो अगर मुझे लगता है किसी के मन में अगर शक हो, किसी के मन में अगर शक हो यूसीसी को लेकर, तो उसको थोड़ा सा मुड़ के देख लेना चाहिए, क्योंकि इस वक्त इस देश की गद्दी पे वो व्यक्ति बैठा हुआ है जिसने जो कहा वो करके दिखाया है। उनकी एक तस्वीर आती है लगभग 30-35 साल पुरानी, जिसमें एक मंच लगा है, उसमें मोदी जी बैठे और पीछे लिखा हुआ है 370 हटाएंगे। अभी पप्पू जी बोल रहे थे, मुझे आज पता लगा देश में राजनीति में 2 पप्पू हैं। कुछ लोग नाराज ना हो जाए। लेकिन मैं उनकी बातों का मैं एक जवाब यहाँ पे दे देना चाहता हूँ। यूसीसी तो आई गई, यूनिफॉर्म सिविल कोड तो आई गई, लेकिन इस देश में बहुत सारे लोग गंभीरता से जाति की बात जरूर कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग बहुत ही हल्के तौर पर भी कर रहे हैं। और ये जो नया पूरा गठबंधन बना है, जिसमें कभी ओबीसी के बारे में कोई जुमला फेंक दिया जाता है, कभी जाति के बारे में, इसका एक छोटा सा मैं आपको नाम बता देता हूँ। इन्होंने अपना नाम इंडी रखा है, लेकिन देश की जनता कह रही है ये है बच्चा बचाओ गठबंधन। सर वो तो इंडिया कह रहे हैं, आप इंडी कह रहे हैं। ये है बच्चा बचाओ, कि मुलायम का बच्चा बचाओ, लालू का बच्चा बचाओ, पवार का बच्चा बचाओ, ठाकरे का बच्चा बचाओ, अब्दुल्ला का बच्चा बचाओ, मुफ्ती मोहम्मद सईद का बच्चा बचाओ और सोनिया का बच्चा बचाओ। इसके अलावा इनकी कोई राजनीति नहीं। इनको किसी जाति से, किसी समाज से, किसी समस्या से कोई लेना देना नहीं है। इनका खाली इतना एक एजेंडा है, कपिल मिश्रा जी, आप ये कह रहे हैं वंशवाद की राजनीति बचाओ, कुल मिलाकर के राजनीति में वंशवाद जो चल रहा है उसको बचा लो, आप ये कहना चाह रहे हैं? मेरा ये कहना है कि राजनीति वो होनी चाहिए जो अभी हमने योगी जी के मुंह से सुना, राष्ट्र के लिए जो प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। अगले 30 साल का एजेंडा देश के नागरिकों के सामने रखा हुआ है। पिछले 70 साल में जिन समस्याओं की बात होती थी उनका समाधान, जैसे कि एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं। पंडित नेहरू ने भारत की संसद में खड़े होकर यह बात बोली कि जिस दिन इस देश में हर परिवार के पास शौचालय होगा उस दिन भारत का विकास शुरू हो जाएगा। किसने बोला? पंडित नेहरू ने। लेकिन बोला और भूल गए, और किया किसने? उसको यानी समस्याएं गिनाई जाती थी, गरीबी हटाओ। एक प्रधानमंत्री इस देश में ऐसे भी थे, वो लाल किले पे खड़े होकर बोलते थे कि हम 100 रुपए भेजते हैं और नीचे 15 रुपए जाता है। प्रधानमंत्री बोल रहे थे इस देश के लाल किले से, भाई 100 रुपए भेजते हैं 15 रुपए जाता है, तो बीच में क्या तुम्हारा बाप खाता है? अब क्यों नहीं जाता? यानी समस्या थी लीकेज, समस्या थी करप्शन। अब सेंटर से जो पैसा जाता है 2000 रुपए अगर खाते में जाना है तो आखिरी गांव में बैठे आखिरी व्यक्ति के खाते में पूरा 2000 जाता है। समस्या थी शौचालय, तो बना के दिए 11 करोड़। जल की समस्या, पानी का, उज्ज्वला का। तो मैं ये कहता हूं कि राजनीति ये होनी चाहिए, समस्याएं गिनाने की राजनीति इस देश ने बहुत देखी है, समाधान की राजनीति। और शायद भारत का ये जो नया राजनीतिक वर्तमान है ये समाधान की राजनीति का वर्तमान है। ठीक है, अगला सवाल कश्मीरी एक्टिविस्ट सुशील पंडित जी से, फिर मेजर जनरल दत्ता से भी सवाल लूंगी मैं। सर, यूसीसी की बात हुई, आप कश्मीर से आते हैं, कश्मीरी एक्टिविस्ट हैं, कश्मीर की बात हमेशा से रखते रहे हैं। यूसीसी पर आपका विचार है, क्योंकि यूसीसी लागू होगा तो पूरे देश में लागू होगा, आप इस पर क्या कहेंगे? कश्मीर का यूसीसी की समस्या से सीधा सीधा कोई खास लेना देना नहीं है। यूसीसी पर कोई विवाद भी नहीं है।
सैद्धांतिक विवाद, देखिए यूनिफॉर्म सिविल कोड एक निहायत सेक्युलर इशू है। इसका किसी जाति से, धर्म से, क्षेत्र से, समुदाय से कोई लेना देना नहीं है। ये साफ साफ कहता है कि एक देश में एक विधान होना चाहिए, एक कानून होना चाहिए, समान नागरिकता समान कानून। तो उसमें कोई विवाद नहीं था। खुद पंडित नेहरू, ये अपने अपनी इनके कुछ राय हो सकती है। जब 1956 में वो हिंदू कोड बिल लाए, उनसे पूछा गया कि क्या बाकी समुदायों के लिए, मुसलमानों के लिए इस तरह का कोड बिल क्यों नहीं चाहिए? उन्होंने कहा वो अभी इसके लिए तैयार नहीं है। तो वो कब तैयार होंगे उन्होंने ये भी नहीं बताया, और आज तक वो तैयारी दिखाई नहीं पड़ती। जो लोग सैद्धांतिक मतभेद नहीं रखते यूनिफॉर्म सिविल कोड से, वो आज तक टाल मटोल की राजनीति कर रहे हैं, इसमें उद्देश्य ढूंढ रहे हैं, कोई अल्टीरियर मोटिव ढूंढ रहे हैं, क्या हो सकता है, वोट की राजनीति ढूंढ रहे हैं। लेकिन इससे सैद्धांतिक मतभेद तो ना धुर वामपंथियों को रहा, ना सो कॉल्ड दक्षिणपंथियों को, राइटिस्ट को रहा। पूरे स्पेक्ट्रम में मतभेद नहीं है, लेकिन इसके ऊपर बहाने तलाशे जा रहे हैं, टाल मटोल किया जा रहा है, और वहां वोट बैंक की राजनीति सामने आती है। अब मुझे बताइए, ट्रिपल तलाक से किसी का मतभेद हो सकता था क्या? ये एक सीधे सीधे रेट्रोग्रेड इशू था। किसी का इस पर सजा देने से मतभेद हो सकता था क्या? लेकिन इस पर जिस तरह के कुत्सित विकृत बहाने तलाशे गए, उससे लगता है कि यह सैद्धांतिक इशू नहीं है, यह व्यवहार का इशू है, यह राजनीतिक, निकृष्ट राजनीति का इशू है। और कश्मीर का इससे मुझे नहीं लगता कोई सीधा लेना देना है। कश्मीर को तो आपने यूनिफॉर्म सिविल कोड तो छोड़िए, वहां तो भारत का संविधान लागू नहीं कर रहे थे आप। कश्मीर में तो आपने एक अलग झंडा दे दिया था, वहां तो उनको अपनी नागरिकता अलग से परिभाषित करने का स्वायत्तता के अंदर अधिकार दे दिया था, जिसके कारण वो भेदभाव करते थे। और उस व्यवस्था के अंदर एक ऐसा वटवृक्ष आपने पैदा किया जिहाद का कि दिल जीतना तो छोड़ दीजिए, उन्होंने वहां के मुट्ठी भर हिंदुओं को चलता कर दिया। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड का कश्मीर से लेना देना नहीं है, वहां एक अलग तरह की विकृत नीति और मानसिकता के चलते कश्मीर का बहुत बुरा हाल किया गया है। लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड एक चुनौती है इस देश के सामने, उस मानसिकता को कुचलने और उससे ऊपर उठने की, जो सच में वास्तविक अर्थों में इस देश को एक नागरिकता, एक विधान, एक संविधान और एक व्यवस्था के भीतर लाएगा। धन्यवाद। मैं एक बात यहाँ पे सर समझना चाहूँगी, जो कि आपने जिसका जिक्र किया, वो आतंकवाद, वो हमने देखा कैसे कश्मीर को बर्बाद किया उसने, और कैसे राजनीतिक दलों को उस वक्त उसके खिलाफ खड़ा होना चाहिए था, लेकिन वो आवाज़ वो बुलंद नहीं हुई। चूँकि हम बात कर रहे हैं राष्ट्रवाद की, हम बात कर रहे हैं ये जो मंच है कि कैसे राष्ट्र के मुद्दों पर एक मत होकर आगे बढ़ा जाए। विकी दत्ता सर, मैं आपसे समझना चाहती हूँ, एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल इस वक्त इसराइल ने दिया, क्योंकि आज इसराइल के विषय पर हम आपसे लगातार बात भी करते हैं। वहाँ पर वॉर कैबिनेट बनी है और उसमें विपक्ष भी शामिल है, यानी राष्ट्र के मुद्दे एक होने चाहिए, उस पर कोई दो मत नहीं होनी चाहिए। राजनीति होगी, लेकिन राष्ट्र की जो वो भावना है उससे खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। हमारे यहाँ ये भावना कब आएगी? देखिए, ऐसा है कि जो ये डिबेट चल रही है, एक राष्ट्र एक रूल, मैं क्योंकि फौज से हूँ, तकरीबन 39 इयर्स मैं आर्मी में रहा, उसके बाद में मैं लगातार हिंदुस्तान के अंदर आपदा प्रबंधित उस कार्यक्रम में लगा रहा। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी मुल्क में अलग अलग रूल नहीं हो सकते अलग अलग लोगों के लिए। आर्मी के अंदर एक आर्मी रूल होता है, एक आर्मी एक्ट होता है, चाहे वो जनरल हो चाहे जवान हो, सब उसी के तहत कार्रवाई करते हैं। हमारे देश में इंडियन पिनल कोड है, CRPC है, जिसके तहत हर एक के ऊपर वही कानून लागू होता है। आप ये नहीं बोल सकते साहब ये हिंदू के लिए अलग कानून है, मुस्लिम के लिए अलग कानून है, क्रिश्चियन के लिए अलग कानून है। एक मुल्क है, एक कानून सब के लिए लागू होना चाहिए, इसके अंदर कोई भेदभाव नहीं है। तो जब हमारा संविधान है, संविधान में आपकी अपनी मान्यता, आपका अपना रिलीजन, आपका जातीय मामला है। आप अपने प्राइवेट, अपने घर के अंदर आप जिसकी मर्जी पूजा करें, आप अपने मंदिर में जाएं, अपने मस्जिद में जाएं, लेकिन आप अपना रूल, अपना मजहब, अपना धर्म किसी और के ऊपर थोप नहीं सकते हैं।
आप ये नहीं बोल सकते कि आपका धर्म हमसे कम है और हम आपसे ज़्यादा सुपीरियर हैं। तो ये जो मान्यता है आज के दिन में पूरी दुनिया में जहाँ पर भी कोई भेदभाव, लड़ाई, जंग, अभी आप इजराइल और हमास और पैलेस्टीन का मुद्दा देख लीजिए, तो ये एक इस तरह से एक नसूर उधर के आता है कि जहाँ आप कास्ट, क्रीड, रिलीजन उसी ऊपर एक दूसरे के ऊपर वार करे जा रहे हैं। तो सनातन धर्म की जो बात मैं पहले सुन रहा था, जिसके अंदर की मान्यता जो इंसान यहाँ धरती में है वो सब बराबर हैं, एक ही इष्ट है। अब वो इष्ट को आप किस प्रकार से पूछते हैं वो आपकी मर्जी है, लेकिन आप उस इष्ट को लेके आपस में लड़ाई झगड़ा मार पिटाई एक दूसरे की गर्दन काटने लग जाएंगे तो फिर ये देश का भला नहीं होगा। मेरा तो ये मानना है जिस दिन हर भारतीयवासी ये बोले कि गर्व से बोले कि आप कौन हैं, हम भारतीय हैं, और अगर मैं बोलूँ साहब अंग्रेजी में हु आर यू, आई एम अ इंडियन, आप बोलिए ना, तो मैं हिंदुस्तानी हूँ। आप पहले तो हम बचपन से ही सुनते आ रहे थे साहब हिंदुस्तान, और अकबर के ज़माने में कौन था शहनशाह हिंद जलालुद्दीन अकबर, उसने क्यों नहीं नाम बदली कर दिया हिंदुस्तान का। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आज के दिन हम चाहे जहाँ से हों, जिस धर्म के हों, जो भी हों, जिस दिन हम ये बोलने लग जाएंगे कि हम भारतीय हैं, ये मुल्क दुनिया की सुपर पावर बन जाएगा। सर सुपर तो मेरा पावर ये और मानना राष्ट्र है। की बात कर रहे हैं। मेरा कपिल जी से सवाल है। कपिल जी, भ्रष्टाचार को लेकर बड़ी बातें, बहुत सारी बातें हुई। एक ऐसी पार्टी में नाम नहीं लूंगी, देश को मजबूत करने की बात, आम जनता की बात करते करते राष्ट्र की बात कर रहे थे और खुद को शहीद बता रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि भाई हम देश के लिए जेल जा रहे हैं, हम देश की जनता के लिए जेल जा रहे हैं, हमें जितना प्रताड़ित किया जा रहा है। नाम नहीं लिया मैंने, समझ सब गए होंगे आप मैं किसकी बात कर रही हूँ। नहीं, नाम आपने नहीं लिया, आप तिहाड़ी बोल देते, जिसकी कैबिनेट की मीटिंग जेल में होती है वो बोल देते, ठेके देने वाले बोल देते, भ्रष्ट बोल देते, निकृष्ट बोल देते, झूठा बोल, कुछ भी बोल देते तो सबको पता होता किसका नाम लिया जा रहा है। भाई मैं केवल एक बात कह सकता हूं कि शुरुआत कहां से हुई थी, फर्स्ट रेजिग्नेशन देन इन्वेस्टिगेशन। हम भी थे वहां पर, हमने भी लगाए थे वो नारे। लेकिन आप इस देश के ऐसा पहला राजनीतिक दल बन गए जिसने 1.5 साल जेल में बैठे व्यक्ति को कैबिनेट में बैठा के रखा। आपका देश का अकेला ऐसा राजनीतिक दल जिसका विधायक जेल में, मंत्री जेल में, सांसद जेल में, और मुख्यमंत्री का RAC 1, वेटिंग लिस्ट 1, कभी भी कंफर्म हो सकती है तिहाड़ की। यह देश की राजधानी की स्थिति, और यह गंभीर स्थिति है क्योंकि राजधानी का अपना एक व्यक्तित्व होता है, एक राज्य का अपना एक व्यक्तित्व होता है, और उसको रिप्रेजेंट करने वाला व्यक्ति, उसका प्रतिनिधि ना लगे, ना बोलचाल से लगे, ना व्यवहार से लगे, ना चरित्र से लगे, तो इसका मतलब है कि स्थिति विकट है। और ये दिल्ली ने इसकी कीमत चुकाई। दिल्ली ने इसकी कीमत कोरोना काल में चुकाई, दिल्ली ने इसकी कीमत आज चुका रही है, जब पॉल्यूशन का ये जो बादल दिल्ली की तरफ आ रहा है और ये कहा जा रहा है कि हमारे पास इसका कोई डेटा ही नहीं है, हमारे को तो जानकारी नहीं है इसका सोर्स क्या है। अगर आपको सोर्स पता नहीं है तो आपने वो करोड़ों के विज्ञापन क्यों छापे जब आपने साफ हवा का अचीवमेंट अपनी सरकार के नाम पर दिया? क्योंकि आपको तो पॉल्यूशन का सोर्स ही नहीं पता। और अगर आपको सोर्स नहीं पता तो आपने पंजाब के चुनाव से पहले वो पराली वाली पोटली का 16 करोड़ का विज्ञापन अखबार में क्यों छापा कि हमारी ये पोटली है, ये पोटली डालो और पराली का पॉल्यूशन बंद। अब कहां गई वो पोटली? अब तो पंजाब में भी यही हो, दिल्ली में भी आप हो। और ये जो बच्चे यहाँ पे जितने लोग आए हैं वो अपने बुजुर्गों की और बच्चों की हालत देखते होंगे। वो दिन शुरू हो गए दिल्ली के। मास्क हमारी डे टू डे लाइफ का हिस्सा बन जाएगा अगले 4 महीने के लिए, और आपको पॉल्यूशन का सोर्स नहीं पता, लेकिन दिवाली के पटाखों पे बैन लगाने में आपको 1 मिनट लगता है। डर गई है इसलिए ऐसे एक्शन लिए जा रहे हैं, वो तो ये कह रहे हैं। नहीं, जेल कह रहे हैं हम जैसे तो तमाम राज्यों में बढ़ रहे हैं, खुद को मजबूत कर रहे हैं, हमने पंजाब भी जीता, अब हम राजस्थान भी जा रहे हैं, उससे आप डरे हुए हैं कहीं आपकी जमीन नहीं। देखिए, मैं तो कहता हूं वो सारा देश में लड़े, और उन्हें लड़ना भी चाहिए, क्योंकि उनके लड़ने से इलेक्शन कमीशन की कमाई बहुत बढ़िया होती है। 99% सीटों पर जमानत जब्त होती है। तो मैं तो चाहता हूं लड़े। लेकिन देखिए, आप एक बात बताओ, शराब घोटाले में, पूरे शराब घोटाले में शिकायत करने वाला भाजपा का है क्या? नहीं।
गवाही देने वाला भाजपा है क्या? नहीं। जो सरकारी गवाह वो भाजपा का है? नहीं। कौन है वो लोग? वो लोग हैं जिनके साथ आपके डिनर करते हुए फोटो है, जिनके साथ आप बर्थडे पार्टी मना रहे हो, जिनको आप सांसद के तौर पर लेटर इश्यू कर रहे हो कि इनसे अच्छा चरित्र का मैंने कोई व्यक्ति नहीं देखा। शराब घोटाले की शिकायत करने वाले इनके लोग हैं, गवाह इनके लोग हैं, सरकारी गवाह इनके लोग हैं, डिजिटल रिकॉर्ड जिन्होंने दिया वो इनके लोग हैं। और आतिशी ने जो बोला, मैं आज इस सदन के सामने ये बात ऑन रिकॉर्ड कहना चाहता हूं क्योंकि कई बार मीडिया के माध्यम से ये बात सामने नहीं आती। आतिशी ने क्या बोला कि पैसा नहीं मिला। पैसा कहां मिला? मैं बताता हूं पैसा कहां मिला। पैसा मिला 20% के शेयर सर्टिफिकेट में जो विवेक त्यागी के नाम पर है। यानी कि शराब माफिया की कंपनी का 20% का शेयर किस आदमी के पास है? जो संजय सिंह का झोला लेके चलता है उसके साथ। अगर आप रात को 12 बजे संजय सिंह के घर जाते और बेल बजाते, दरवाजा खोलता विवेक त्यागी। अगर संजय सिंह मंच पे है तो नीचे बैग पकड़ के खड़ा है विवेक त्यागी। संजय सिंह को आप फोन करोगे, फोन उठाएगा विवेक त्यागी। और वो विवेक त्यागी दिनेश अरोड़ा की कंपनी में 20% का शेयर होल्डर है। यानी कि दिल्ली में 1000 करोड़ की शराब बिकेगी तो 200 करोड़ रुपए किसका? विवेक त्यागी का। यानी विवेक त्यागी कौन है? प्रॉक्सी है। और पैसा किसकी जेब में जा रहा है? वो विवेक त्यागी 20% का शेयर होल्डर कैसे बना? इसका जवाब दे दे आतिशी मार्लिना या केजरीवाल, हम बता देंगे पैसा कहां है। कागज पे है पैसा, व्हाइट। ये तो शेयर होल्डिंग सर्टिफिकेट है। नोटों से निकलते हुए, गद्दों से निकलने वाले नोट, तकियों से निकलने वाले नोट से भी बड़ा सबूत है ये कागज पे लिखा हुआ ठप्पा लगा के 20% का शेयर। सबूत तो आप लोग लगातार दे रहे हैं, लेकिन जिनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं आप, वो उनका कहना है कि भाई हम तो पाक साफ हैं, चाहे कुछ भी करा लो, कितनी जांचें करा लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं आपसे सवाल ये करना चाहती हूँ कि ये जो एक, चूंकि हम राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं और राष्ट्रवाद में सबसे बड़ा मामला भ्रष्टाचार है, जो दीमक लग चुकी है, वो खत्म कैसे होगी? क्योंकि देखिए, बात किसी भी हम राजनीतिक दल की करें, आप आए अगर सत्ता में तो अब ये आरोप लग रहा है कि नहीं भाई हमें काम करने नहीं दिया जा रहा है, जो जांच एजेंसियां उनको एक्टिव कर दिया गया है, तो हम करें क्या? चूंकि प्रदूषण की बात आपने यहाँ पर कही, तो ये सवाल, मतलब मैं जनता की ओर से ये सवाल करना चाहती हूँ कि भाई इसको खत्म कैसे, पूरी ग्रास रूट लेवल पर खत्म कैसे किया जाए? क्योंकि आरोप प्रत्यारोप के जरिए तो मामला हल होगा नहीं। दो तरीके से खत्म होगा। एक तो जो इंस्टीट्यूशनल करप्शन है, जो लीकेज है, जो कि आपने टेक्नोलॉजी के माध्यम से खत्म की। पहले 50 करोड़ जनधन के अकाउंट खोले, फिर सब्सिडी को डायरेक्ट ट्रांसफर में कन्वर्ट किया, पैसा सीधे खातों में जा रहा है। लीकेज वाला करप्शन वैसे खत्म हुआ। और दूसरा जो ये राजनीतिक माफिया बैठे हैं, बड़े बड़े मगरमच्छ बैठे हैं, सफेद पोश अपराधी बैठे हैं, ये तो ऐसे ही खत्म होंगे, ये सारे जेल जाएंगे। और अगर किसी को इससे पेट में दर्द हो तो मैं ये कहना चाहता हूं कि लालू यादव भ्रष्ट है, इसकी शिकायत किसने करी थी? नीतीश ने। भाई उनके बेटे भ्रष्ट है, इसकी शिकायत किसने करी? जेडीयू के लोगों ने। महबूबा भ्रष्ट है ये बोला फारूक ने, फारूक भ्रष्ट है ये बोला महबूबा ने। मुलायम भ्रष्ट है ये बोला माया ने, माया भ्रष्ट है ये बोला अखिलेश ने। ठाकरे भ्रष्ट है ये बोला पवार ने, पवार भ्रष्ट है ये बोला ठाकरे ने। बादल भ्रष्ट है ये बोला कांग्रेस ने, कांग्रेस भ्रष्ट है ये बोला बादल ने। इन सब ने एक दूसरे की शिकायत करी, अब जांच शुरू हुई है। मोदी तो केवल जांच करा रहे हैं, शिकायतें तो इनकी खुद की करी हुई थी। अब जब जेल जाने का नंबर शुरू हुआ है तो ये चोरों का गठबंधन बन के तैयार है। मैं केवल ये पूछता हूं, कोई भी ऐसा है जो गया और बेकसूर होके वापस आया? एक भी है क्या ऐसा? एक भी वापस आया है क्या? जो जा रहा है वो आ नहीं रहा। लेकिन आपसे इन लोगों को बड़ी मोहब्बत है, आपका नाम जपते रहते हैं, मतलब हर तरफ से, चाहे दिल्ली का कोई भी मामला हो तो आप बहुत दिल के करीब है। इसका क्या रीजन है? नहीं, देखिए, मोहब्बत होनी चाहिए, क्योंकि मोहब्बत की जो परिणति है वो अभी हुई नहीं है। हमने 4 लोगों को भेजना था, अभी 3 ही गए हैं। और मैं ये बात लेकिन कहना चाहता हूँ गंभीरता से कि भ्रष्टाचार के खिलाफ देश में आंदोलन बहुत हुए हैं, लड़ाइयाँ बहुत हुई हैं, लेकिन उसको लॉजिकल कंक्लूजन में कितनी बार ले जाया गया? जिन लोगों ने भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़े बड़े आंदोलन किए, लड़ाई करी, लेकिन उन्होंने लीगल प्रोसेस को फॉलो नहीं किया, उन्होंने उसको कंक्लूड नहीं किया। जिनके खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले उठाए उनको लॉजिकल एंड तक लेके नहीं गए। लेकिन इस देश में हमारी आंखों के सामने दिल्ली में ये भ्रष्टाचार के खिलाफ जो हमारी लड़ाई है, 2017 में हम लोगों ने ये लड़ाई शुरू की थी, दिल्ली वालों ने ये लड़ाई शुरू की थी, और देश की पहली एंटी करप्शन फाइट है ये, जिनके खिलाफ शुरू हुई थी। वो लॉजिकल एंड में एक एक करके वो सब जेल में जा रहे हैं। हमने 2017 में बोला था मनीष, सत्येंद्र और केजरीवाल, तीनों की अंतिम गति तिहाड़ जेल होगी, और 3 में से 2 आज तिहाड़ जेल के अंदर है। मुझे लगता है भ्रष्टाचार के खिलाफ चली देश की कितनी लड़ाइयों में शायद ये पहली लड़ाई है जो अपने लॉजिकल एंड की तरफ जा रही है। और इसका एप्रिसिएशन होना चाहिए कि लोगों ने इस लड़ाई को कानून के माध्यम से भी लड़ा, केवल नारों के माध्यम से नहीं लड़ा।
मैं जनरल दत्ता सर आ रही हूँ आपके पास वापस। मैं दत्ता, इसके पहले हमने देखा अभी पप्पू यादव यहाँ मंच पर थे, उसका जिक्र भी आप लोगों ने भी किया, सभी लोग सुन रहे थे उनकी बात को। वो बार बार एक ही बात कर रहे थे कि आप देश में जाति में बांट रहे हैं। जाति में कौन बांट रहा है, जाति का जनगणना किसने कराई, ये सबने देखा। वो बार बार ये बात कर रहे थे, लेकिन कह रहे हैं चीन और पाकिस्तान को आप जवाब नहीं दे रहे हैं। कई उदाहरण है सामने, उसके बाद भी सबूत मांग रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं, बार बार एक चीज कहने का क्या मतलब है, क्या कहना चाहते हैं ये लोग? पप्पू यादव ने कहा है। देखिए, ऐसा है कि अगर आप हिस्ट्री देखें हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद, 1947 के बाद जब हमारी आज़ादी हुई, सबसे पहला हमला किसने किया हमारे ऊपर? पाकिस्तान ने। पाकिस्तान ने हमला किया और J&K के अंदर, जो आप लोगों ने जो हिस्ट्री को जानते हैं, मेरे अपने फादर J&K स्टेट फोर्सेस में थे, और उस समय जब ये जितने रज़ाकार और पाकिस्तान की आर्मी भेस बदल के J&K के अंदर, श्रीनगर के अंदर आए, उस समय J&K स्टेट फोर्स खुद लड़ रही थी। और जब महाराजा ने सेशन के कागज़ के ऊपर साइन कर दिया, उस समय तुरंत इंडियन आर्मी को मोबिलाइज करके श्रीनगर में एयरलिफ्ट किया गया, और पाकिस्तान के जितने लोग अंदर घुसाए थे हमारे, श्रीनगर एयरफील्ड तक पहुंच चुके थे, वो उनको धक्का मारते 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 पीछे ले जा रहे थे हम लोग। कोटली में मेरे फादर थे, अगर आप लोगों ने मीरपुर कोटली का नाम सुना हो, 3 महीने तक वो एक कंपनी के साथ लड़ते रहे पाकिस्तानियों के साथ, उनको अंदर नहीं आने दिया। फिर हमारा पैरा ब्रिगेड नौशहरा के माध्यम से जाके लिंक अप हुआ मीरपुर कोटली में, और कोटली में पहुंचने के बाद हुक्म आया कि साहब कोटली को खाली कर दीजिए आप। कोटली को खाली क्यों किया गया, ये मेरी चर्चा चल रही थी हमारे मित्र के साथ, तो ये किसको मालूम नहीं। जो कोटली हमारी फौज कब्जा करके बैठी है, उसको छोड़ दिया गया, क्योंकि हुक्म आया कि हमें मीरपुर कोटली पुंछ रजौरी से कोई लेना देना नहीं है, ये हमारी जो डोमिनेशन एरिया है उससे बाहर है। और डोमिनेशन एरिया कौन सा? श्रीनगर वैली। और कौन थे उस समय? शेख अब्दुल्ला या जो भी थे जिनका इन्फ्लुएंस था, उनके चलते मीरपुर कोटली पुंछ तक, पुंछ को एक ब्रिगेडियर प्रीतम सिंह ने बचाया। लड़ाई खत्म होने के बाद उन ब्रिगेडियर साहब का कोर्ट मार्शल कर दिया गया। तो ये तो एक अलग चर्चा है। अभी आप बोलेंगे साहब हमने क्या जवाब दिया? जब इंडियन आर्मी पाकिस्तान की फौज को धक्का मार के पीछे कर रही थी, यूनाइटेड नेशन में कौन गया? पाकिस्तान की हिंदुस्तान। तो हमें ये सोचने की बात है, नहीं तो आज के दिन में कोई लाइन ऑफ कंट्रोल नहीं होती। पूरा जो हम POK बोलते हैं, अभी हिंदुस्तान का ही होता वो। दूसरा बात, अभी जब 1962 में चाइना के साथ हमारा युद्ध हुआ, उस समय इंडियन आर्मी की तैयारी ही नहीं थी। इंडियन आर्मी की लीडरशिप, इंडियन आर्मी के उस समय के जनरल इस प्रकार के लोग लगा दिए गए जो रिश्तेदारी में थे, जिनको कोई एक्सपीरियंस ही नहीं था फाइटिंग इन माउंटेन्स और उस तरह की युद्ध का। उस समय हमारा जो इक्विपमेंट, हमारा कपड़ा लत्ता, जैकेट्स, वार्म क्लोथिंग थे ही नहीं। प्लेन्स में से उठा के हमारी फौजियों को वहाँ हाई एल्टीट्यूड में भेज दिया, वलोंग से लेके चसूल तक। तब भी इंडियन आर्मी ने जहाँ लड़े, ऐसी मुंह तोड़ की मार मारी चाइना को, वो आज तक याद रखता है। लेकिन जहाँ पर वो हम तैयार नहीं थे, हम सरप्राइज हो गए, लीडरशिप नहीं थी, वहाँ पे जरूर इंडियन आर्मी को पीछे आना पड़ा। वो जो हमारे ऊपर दाग लगा 1967 में नाथुला में, इंडियन आर्मी ने मार मार के चीनियों को लिटा दिया। उसके बारे में कोई बात नहीं करता। उसके बाद से चीन कभी बोला नहीं। 1967 से लेके आगे तक, जो बाद में 1985 में थोड़ा इन्होंने हरकत करी, उसके बाद भी इंडियन आर्मी वापस गई। लेकिन जब यही पाकिस्तान और यही चीन 1965 की जंग हुई, 62 की जो मार खाई थी, लाल बहादुर शास्त्री साहब ने पाकिस्तान को एक जवाब दिया जो तगड़ा जवाब था। मैं इसलिए ये आपको बताना चाह रहा हूँ कि उसके बाद मैं आज के दिन पे आऊँगा। 65 की लड़ाई में हम जंग जीत चुके थे। सीज फायर हुआ किसके माध्यम से, आप सबको मालूम है। उसके बाद में हमारे प्रधानमंत्री रशिया गए और वहाँ अयूब खान साहब गए और वहाँ पे हमारे प्रधानमंत्री की मृत्यु हो गई। और जो चीज़ें हमने कब्जा करी थी हमने वापस दे दी। हाजी पीर वापस कर दिया। जो हमारे पास इलाका था 1950 स्क्वायर किलोमीटर, वो वापस कर दिया। पाकिस्तान के पास सिर्फ 500 स्क्वायर किलोमीटर था। तो हमने वो जीती हुई जंग हार दी। उसके बाद में आप आ जाइए 71 की लड़ाई, हमने पूरा हमला करके ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान अलग कर दिया, बांग्लादेश आज़ाद हो गया। 93,500 PW हमारे कब्जे में। आज की हम बात करें, IC-814 हाईजैक हुआ
वहाँ गया कंधार, कितने पैसेंजर थे उसमें? 180। पूरे दुनिया के घुटने टिक गए कि साहब हमारे रिश्तेदारों को बचाओ, हमारे बच्चों को बचाओ। आज के दिन में 200 हॉस्टेजेस हैं, कहाँ? हमास के पास, इजराइल के। पूरी दुनिया उसके पीछे लगी, हम कैसे इन हॉस्टेजेस को बताएं। आप सोचें 93,500 PW हमारे पास, और हमने पाकिस्तान के घुटने नहीं टिकाए, हमने J&K का मसला हल नहीं किया, वो मसला आज तक चल रहा है। बिल्कुल विक्रेता सर, मैं 1 मिनट 30 सेकंड और लूंगा। उसके बाद में जो कार्रवाई हुई, उग्रवाद जहां बम वहां बम, 26 जाना, क्या रिस्पॉन्स दिया? कुछ नहीं। उसके बाद उड़ी हुआ, पुलवामा हुआ, रिस्पॉन्स गया, उसको पता चल गया। चाइना ने गलवान में कोविड के दौरान ये सोचा कि अभी तो हिंदुस्तान को हम पीट लेंगे, कोविड के चलते मोबिलाइज नहीं कर पाएंगे। 15 दिन के अंदर 50,000 फौजी इंडियन आर्मी पहुंच गई वहां पर गलवान में, और चीनियों को पीट पीट के मारा वहां। चीन एक सुपरमैन बन चुका था, पूरी दुनिया डर रही थी चीन से। जब चीनी पिटे, दुनिया ने देखा हिंदुस्तान की फौज ने चीनियों को पीटा, चाहे डोकलम में हो चाहे गलवान में हो। ये रिस्पॉन्स आज के दिन में हिंदुस्तान का। और मैं चैलेंज करके बोलता हूं, चाहे पाकिस्तान हो चाहे चीन हो, कोई भी देश आज के दिन में हिम्मत करके देखे, ऐसी मुंह की खाएगा वो कि जिंदगी भर याद रखे। सर आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन कहते हैं ना, घर का भेदी लंका ढाल। सर जिन बातों को आप कहते हैं, ये वाकई एक हमें गर्व का एहसास है। हम मजबूत हैं, हमारा देश मजबूत है, क्योंकि हमारी सेनाओं के बाजुओं में वो दम है कि देश की जो सीमाएं हैं उनको वो महफूज रखे। लेकिन मैं चाहूँगी आपसे सुशील पंडित जी इस बात को आगे बढ़ाना। सर ये देखिए, बात यहाँ पर सिर्फ एक बात होती है, कॉमन इंटरेस्ट जब आता है तो वो कंट्री के इंटरेस्ट में क्यों नहीं आता? हम उसे सेक्युलरिज्म से जोड़ देते हैं, लोकतंत्र खतरे में ले आते हैं, सवाल उठा देते हैं, जैसी हमारी मर्जी वैसी रागना शुरू कर देते हैं। क्योंकि कश्मीर का विषय भी यही रहा है, जिसमें 370 की बात बहुत होती रही, तब हाय तौबा मचती, हटेगा तो ये होगा वो होगा, कुछ नहीं हुआ। कश्मीर में 35 साल बाद हमने देखा शोभा यात्रा भी निकली 2 दिन पहले। मैं यही बात समझना चाहती हूँ कि उस माइंडसेट को कैसे बदला जाएगा, विपक्ष का, उन राजनीतिक दलों का जो ये सोचते हैं कि मुद्दों को मुद्दा बने रहने दो, कभी खत्म मत करो, क्योंकि वोट बैंक की राजनीति खिसक जाएगी। उसको भावनाओं में कैसे तब्दील किया जाए कि आप इंसानियत के नाते सोचिए, गलत चीज़ों को गलत बोलने की हिम्मत दिखाइए। इसको ये माइंडसेट कहाँ से लाया जाए? क्योंकि कॉमन आदमी यही सोचता है, भाई कब तक होगा, कब तक? एक जटिल प्रश्न है। देखिए, राजनीति सत्ता साधने का एक माध्यम बन गई है, और मुद्दे केवल साधन हो गए हैं, साध्य नहीं। और मुद्दे बदलते रहते हैं, चाहे आज आप इस पक्ष में हैं या उस पक्ष में हैं, आप एक अच्छे वकील की तरह दोनों तरफ की दलीलें सुन लेते हैं। तो आज डर, क्योंकि आज के इस पूरे कार्यक्रम का जो मूल मंत्र है वो राष्ट्रवाद है, मैं एक थोड़ी गंभीर बात करना चाहूंगा और पक्ष विपक्ष से ऊपर उठ के करना चाहूंगा। राष्ट्रवाद केवल सत्ता साधने का साधन ना बन जाए, केवल एक नारा ना बन जाए, इसके लिए नीतियों और निर्णयों में राष्ट्रवाद झलकना चाहिए। वो सुविधा की बात नहीं होनी चाहिए। और मैं आपको इसके थोड़े से उदाहरण दूंगा। जनरल दत्ता ने बहुत बढ़िया बात कही कि जब हमारे पास 93,000 फौजी थे पाकिस्तान के, हमारी सेना ने अदम शौर्य दिखाया था, तो वो जीता हुआ युद्ध हम शिमला में समझौते की मेज पर हार गए, क्योंकि राष्ट्रवाद तब एक अहम सिद्धांत नहीं था, राष्ट्रहित एक अहम सिद्धांत नहीं था निर्णयों को लेते हुए। हमने तब के प्रधानमंत्री को दुर्गा चंडी न जाने क्या क्या कहा होगा, लेकिन शिमला का जो समझौता था उसने हमारी असंख्य कुर्बानियों को व्यर्थ कर दिया। ऐसे और भी निर्णय होते रहे हैं। वो निर्णय जानती हैं क्या था? दिल जीतने वाला निर्णय था। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे डिप्लोमैट्स को ये इंस्ट्रक्शंस थे कि आप ट्रायम्फेंट ना दिखें, आपके चेहरे पर जीत का बोध ना हो, क्योंकि जो आ रहे हैं डेलीगेशन भुट्टो और बेनजीर का, उनमें किसी तरह का कॉम्प्लेक्स ना आए, वो अपमानित ना महसूस करें। इसके लिए आप जीते हुए नहीं दिखने चाहिए। कमाल की साइकोलॉजी है।
और इसके लिए आप जीता हुआ युद्ध हार जाएं। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, राष्ट्रवाद के ऊपर इजराइल से बड़ा उदाहरण नहीं है आज की दुनिया में। इस वक्त इजराइल में कोई विपक्ष नहीं है। प्रधानमंत्री ने विपक्ष के नेता को कहा आइए सरकार में रक्षा मंत्री बनिए। आज देश को राजनीति से ज्यादा अपने अस्तित्व को बचाने की आवश्यकता है। जो पूरा देश चौराहों पे खड़ा हो गया था कि हमें संविधान बचाना है, लोकतंत्र बचाना है, आज उस देश में कोई सत्ता पक्ष विपक्ष नहीं है, एक सरकार है और चट्टान की तरह उस हमास से लड़ेंगे। लेकिन इसी सरकार ने अभी छन छन के बातें बाहर आ रही हैं कि जब कतर से सूटकेस भर भर के करोड़ों डॉलर हमास के पास जा रहा था और पता था, पूरे तंत्र को और व्यवस्था को पता था, ये ख्याल खुमारी में बैठ गए कि चलिए पैसा जा रहा है तो हमास के लोग एक अच्छा शान शौकत वाला जीवन जीने के आदी हो जाएंगे, मरने मारने की बात भूल जाएंगे, गाड़ियों में घूमेंगे, बड़े बंगलों में घूमेंगे, ऐश करेंगे। उन्हें यह नहीं पता था कि जिहाद की मानसिकता ऐसी है कि आप 2 टुकड़े फेंकेंगे तो वो एक टुकड़ा आपको गोली से, बारूद से ध्वस्त करने में लगाएंगे। और आपको उस शत्रु की मानसिकता से अवगत होना चाहिए। आप ये नहीं गिन सकते कि 6 महीने पहले पत्थरबाजी कितनी थी और आज कितनी है। जिहाद को आप क्रिकेट के स्कोर की तरह नहीं नाप सकते। अमेरिका पर एकमात्र बड़ा आतंकवादी हमला 9/11 को हुआ था। 22 साल से कोई हमला नहीं हुआ है। तो क्या अमेरिका यह माने बैठा है कि जिहाद खत्म हो गया? पिछले साल उनका होमलैंड सिक्योरिटी पर बजट आज तक का सबसे बड़ा बजट था। लेकिन हम क्यों कभी कभी इस लोभ में कि हम दिल जीतें, खुशामद करें और जिहाद को थोड़ी जमीन देते हैं। सबसे बड़ा इशू इजराइल का, अगेन गाजा इजराइल के नियंत्रण में था। 2005 में उन्होंने दे दी, उसको कहते थे लैंड फॉर पीस अकॉर्ड, कि हम शांति के लिए एक फिरौती चुका रहे हैं। गजा में आने दिया, कहा हम अपनी 21 बस्तियां उन्होंने हटाई वहां से। हजारों इजरायलियों को घसीट के निकाला, जो नहीं निकलना चाहते थे उनको भी बाध्य किया, यहूदियों को बाहर निकलिए, क्योंकि हमने ये फिलिस्तीनियों को देना है लैंड फॉर पीस अकॉर्ड में। उसी स्थान को हमास ने घेर लिया 1.5 साल के अंदर अंदर, और वो लैंड फॉर पीस नहीं, वो आतंक का अड्डा बना, जहां फिर कतर के करोड़ों डॉलर गए और सैकड़ों किलोमीटर लंबी सुरंगें बनी, जो आज उस जिहाद को जिंदा रखने के लिए इस्तेमाल हो रही हैं। तो राष्ट्रवाद केवल एक नारा नहीं हो सकता, वो आपकी नीतियों में झलकना चाहिए, आपके निर्णयों में झलकना चाहिए। और सबसे बड़ा निर्णय जो अभी रुका हुआ है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। यूसीसी आए जब आए, लेकिन सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो बहुत गाजे बाजे के साथ संविधान में लाया गया था, वो लागू कब होगा? ये देश, राष्ट्रवादी देश, राष्ट्रवादी शक्तियां जिन्हें आप पर भरोसा है, इंतजार कर रही हैं कि जो हजारों शरणार्थी इस देश में, हिंदू सिख शरणार्थी पाकिस्तान से, बांग्लादेश से आकर के आज भी नागरिकता के लिए आवेदन तक नहीं दे पा रहे हैं, वो दें। ये राष्ट्रवाद का तकाजा है, इस देश का तकाजा, इस देश की सांस्कृतिक पहचान का तकाजा है, पूरा होना चाहिए। राष्ट्रवाद केवल एक नारा नहीं, एक मुद्दा नहीं, आपकी नीति और निर्णयों में क्रियान्वित होता दिखना चाहिए। धन्यवाद। कपिल जी, इजराइल हमास की बात हो रही है। प्रधानमंत्री ने हमले के कुछ घंटों बाद ही ये कहा था कि हम आतंकवाद का समर्थन नहीं करते हैं, आतंकवाद का विरोध करते हैं, और जो देश आतंकवाद का शिकार होता है उसका समर्थन करते हैं। किसी का नाम नहीं लिया था, लेकिन उसके 2 से 3 दिन के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, इसमें खुले तौर पर कहा जाता है हम इस देश का समर्थन करते हैं। अभी कल और उसके पहले भी ओवैसी की ओर से बयान दिया गया, या दूसरे भी कई ऐसे इस्लामिक लीडर्स हैं जो ये लगातार बात कह रहे हैं कि वो क्रांतिकारी हैं, वो आतंकवादी संगठन नहीं है, वो क्रांतिकारी हैं, वो अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। देश में ऐसी बातें नहीं, मैं तो यही कहना चाहता हूं कि वैसी हैदराबाद में नारे क्यों लगा रहे हैं, गजा में जाके बम चलाए। हैदराबाद में कूदने से क्या होगा? वैसी अगर सच्चा है अपने नारे को लेकर, अपनी बात को लेकर, तो बन जा मुजाहिद, जब आई कूद जा तू भी जलती लंका में। ये तो तुम यहां लोगों को बेवकूफ बना रहे हो, यहां ये चलने वाला नहीं है।
अपने 5 बंदे इकट्ठे करके उधर तो फिलिस्तीन फिलिस्तीन फिलिस्तीन, तो फिलिस्तीन तो खत्म। उसकी एक्सपायरी डेट उसी दिन पक्की हो गई थी जिस दिन इजराइल पे हमला हुआ था। फिलिस्तीन की नहीं, लेकिन उसके आतंकवादियों की तो निश्चित हो गई थी। मैं ये कहना चाहता हूं यहां बैठे सभी लोगों से, जो इजराइल में हुआ क्या भारत में नहीं हुआ? भारत ने नहीं देखा वैसा हमला? कसाब आया था, क्या था वो दिन? मुंबई में कोई होटल में बैठा है, कोई रेस्टोरेंट में बैठा है, कोई स्टेशन पे है, वो सबको मार रहे हैं, आंख मूंद के मार रहे। एग्जैक्टली वही हमला था जो हमास ने इजराइल में किया, वही भारत में हुआ। और एक बार नहीं हुआ, ये दिल्ली के कनॉट प्लेस में हुआ, लाजपत नगर में हुआ, सरोजनी नगर में हुआ, घंटाघर में हुआ, मुंबई में हुआ, पुणे जर्मनी बेकरी में हुआ, हैदराबाद की गलियों में हुआ, बेंगलोर की गलियों में हुआ, संकट मोचन हनुमान मंदिर, सब जगह हुआ। और हमारे देश में तो क्या हो गया था, वो बस में लिखा होता था अपनी सीट के नीचे देखिए कोई भी लवारिस वस्तु बम हो सकती है। तो तेरे प्रधानमंत्री की सीट के नीचे क्यों नहीं हो सकती थी? हमारे बच्चों की सीट के नीचे ही होती थी बस लवारिस वस्तु बम। आज क्यों नहीं हो रहा? वही सेना, वही पुलिस, वही एजेंसी, वही रॉ, वही गुप्तचर, वही सारा सिस्टम है, खाली एक नेतृत्व बदल गया। आज करके दिखा दे कोई दिल्ली में, मुंबई में, पुणे में। यह राष्ट्रवाद है। और मैं ये कहना चाहता हूं कि कोई गलतफहमी में मत रहना कि जो इजराइल में हुआ वो पहली बार हुआ या आखिरी बार हुआ। जिस दिन अयोध्या में, मथुरा में, काशी में मंदिर गिराए गए होंगे ना, उस दिन अयोध्या, मथुरा, काशी की गलियों ने वही आतंक देखा होगा जो इजराइल ने देखा था। आज से 100 साल पहले मोपला में, केरला में, तुर्की के खलीफा के नाम पे 10,000 लोगों को मार दिया गया। उस दिन केरला की गलियों ने वही आतंक देखा जो इजराइल ने देखा था। डायरेक्ट एक्शन डे के दिन कोलकाता की गलियों ने वही आतंक देखा जो इजराइल ने देखा था। और 89-90 में कश्मीरी पंडितों ने वही आतंक देखा जो इजराइल ने देखा है। कोई यहां पे बैठ के अगर हमास के या फिलिस्तीन के साथ खड़ा हो रहा है ना, वो हमास या फिलिस्तीन के साथ खड़ा नहीं हो रहा, वो तुम्हें मारने और काटने वालों के साथ खड़ा हो रहा है। और ये बता रहा है कि जिस दिन तुम्हें मारा जाएगा उस दिन वो कहां खड़े होंगे। कोई गलतफहमी ना हो इस बात की, चाहे वो ओवैसी हो, चाहे वो कांग्रेस हो। कांग्रेस, ये जेएनयू के अंदर इन्होंने नारे लगाए हमास के समर्थन में, एएमयू में मार्च निकाला गया। मैं पूछता हूं, जिस दिन संसद पे हमला हुआ एएमयू ने मार्च निकाला था क्या? जिस दिन दिल्ली में बम ब्लास्ट हुए एएमयू में मार्च निकला था क्या? जेएनयू में मार्च निकला था क्या? कांग्रेस पार्टी ने कुर्ते फाड़े थे क्या? यानी देश के अंदर आतंकवादी हमले हुए तो इन्होंने कोई मार्च नहीं निकाला, किसी ने जेएनयू में, किसी ने एएमयू में, कोई वामपंथी, कोई कम्युनिस्ट नहीं निकला। लेकिन वो गजा में, वो फिलिस्तीन में आता, इजराइल बदला ले रहा है तो तुम्हारे कुर्ते फट रहे हैं। किसके सगे हो, किसके सगे हो, किसके साथ खड़े हो? लेकिन ऐसा नहीं है कि देश इस चीज को देख नहीं रहा, देश इस चीज को देख भी रहा है और देश इस चीज को समझ भी रहा है। इजराइल और हमास की जो लड़ाई है वो आज की लड़ाई नहीं है, और वो दो देशों की लड़ाई नहीं है, वो सभ्यता की लड़ाई है, वो मानवता की और राक्षसों के बीच की लड़ाई है। और भारत पहले भी मानवता के साथ खड़ा था और आगे भी मानवता के साथ खड़ा होगा। लेकिन कपिल जी, आपकी बात, मैं इसी बात से एक सवाल आपसे करना चाहती हूँ। हमारे यहाँ तो हर बात में बीच बीच में लोकतंत्र खतरे में है। जब आप देश की बात करते हैं, चूंकि आपने दिल्ली दंगों का भी जिक्र किया, सेक्युलरिज्म बीच में ले आया जाता है। नहीं, अगर ऐसा हुआ तो लोकतंत्र खत्म में होगा, बड़ा कदम उठाया तो देश का क्या होगा? ये जब नहीं बदलेगा तो फिर आपको लगता है बहुत कुछ बदल पाएगा? क्योंकि हर जगह तो लोकतंत्र खतरे में है। नहीं, देखिए, लोकतंत्र का नारा लगा रहे हैं, लेकिन खड़े किसके साथ हैं? जो लोग आज हमास के साथ खड़े हैं भारत में, वही लोग दिल्ली दंगे में ताहिर हुसैन और उमर खालिद के साथ खड़े थे। वही नाम, वही वकील, वही उससे 4 साल पहले पीएफआई के लोगों के साथ खड़े थे, वही उससे पहले सिमी के लोगों के साथ खड़े थे, वही अहमदाबाद ब्लास्ट में आतंकवादियों का केस लड़ रहे हैं, वही कसाब के लिए पेटिशन साइन कर रहे थे, वही याकूब मेनन के लिए कोर्ट खुलवाने, वही लोग हैं। नाम भी वही है और धंधा भी वही है, चाहे वो नेता हो, चाहे वो पत्रकार हो, चाहे वो वकील हो। कोर्ट में खड़े होने वाले लोग वही हैं, अखबारों में लिखने वाले लोग वही हैं, टीवी पे आके इनके पक्ष में बोलने वाले लोग वही हैं। वही चेहरे और वही लोग हमास के साथ, वही पीएफआई के साथ, वही सिमी के साथ, वही ताहिर हुसैन के साथ, वही उमर खालिद के साथ। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि ईश्वर का न्याय होता है। दिल्ली में जिस आदमी ने दिल्ली के दंगों के समय ये बोला था कि मैं शाहीन बाग के साथ खड़ा हूं, वो आदमी आज उसी जेल में पड़ा हुआ है जहां शाहीन बाग के अपराधी जेल में है। और मैं ये कहना चाहता हूं कि तुम तब शाहीन बाग के साथ थे या नहीं थे, आज तुम वहीं रहोगे जहां शाहीन बाग के अपराधी रहेंगे। ये भी ईश्वर का न्याय है। जी,
तो आज इस मंच से राष्ट्र सर्वोपरि सम्मेलन में राष्ट्र की बात हुई और आतंकवाद को खत्म करने के लिए कैसे एकजुट होना है और कैसे उन लोगों को जवाब देना है जो लोकतंत्र को खतरे की बात करते हैं कि लोकतंत्र खतरे में है, और जो लोग सवाल उठाते हैं हमारे देश के सैनिकों पर, उनको भी जवाब दिया गया। श्वेता, बड़े जवाब आज मिल गए हैं। यहाँ पर हमारे साथ सुशील पंडित जी थे, उन्होंने बहुत जवाब दिए। वीके दत्ता जी ने सवाल दिया और कपिल मिश्रा जी ने साफ तौर पे कह दिया राष्ट्रवाद मतलब राष्ट्रवाद, उससे कोई समझौता नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया कपिल मिश्रा जी, वीके दत्ता जी और साथ ही सुशील पंडित जी को आप यहां पर सुन रहे थे। तो राष्ट्रवाद की आवाज आखिर कैसी होनी चाहिए, कितनी बुलंद होनी चाहिए, आप सभी की जोरदार तालियों के साथ बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, जिस तरीके से एक बार फिर से राष्ट्रवाद की आवाज को आप तीनों ने इस मंच के जरिए बुलंद किया।